वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट हो चुकी है 17 तारीख। और 17 तारीख के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, क्या करंट अफेयर्स रहेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में। ठीक है भाई, सभी लोग बहुत ध्यान से वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जो भी यहाँ पर पढ़ने आए हैं बच्चे, ये वाला आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लो। और ये हैं आज के इंपॉर्टेंट 5 हैं करंट अफेयर, मतलब 6 हैं करंट अफेयर। एक तो ओसीआई, दूसरा टेरिटरी का मतलब है यहाँ पर अपने भाई भारत के बारे में जो तनाव चल रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स आ रखे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई, 3 और 4 को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे पॉइंट्स को। इंडिया के इरोजन एपिडेमिक और सिकीडा इमरजेंस स्पेक्टिकल। फर्स्ट देख लेते हैं ओसीआई। अब बताओ ओसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है भारतीय विदेशी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, ओसीआई के जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर बेटर किए गए हैं देने के लिए। जो लोग फीजी आइलैंड्स और बाकी ऐसे देशों में रह रहे हैं, जैसे सूरीनामे वगैरह हो गया ना, उन जगह पर 2023 में ही जो है ओसीआई को, जो सूरीनामे में रह रहे हैं, सूरीनामे कंट्री कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। तो ओवरसीज सिटीजन हो गए ना, जो ये बाहर की तरफ रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि हम लोग इंडिया का जो एक तरीके से लिंक है वो और दूसरी कंट्री के साथ काफी अच्छा करने जा रहे हैं। अभी जब हमारे प्रेसिडेंट भी द्रौपदी मुर्मू वहां पे गई थी, उनको वहां का हाईएस्ट ऑनर भी मिला था, तब उन्होंने ये चीज यहाँ पर बोली थी। ठीक है, आप कनेक्शंस इंडिया के साथ बढ़ाओ, ये सब उन्होंने बोला था। और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ओसीआई जो कार्ड है वो अब और कंट्रीज में भी लेके आएंगे। सूरीनामे तो हो ही रहा है, साथ में फीजी आइलैंड्स को भी अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि फीजी में भी इंडिया की काफी अच्छी पॉपुलेशन रहती है, पैसिफिक ओशन में फीजी है। और अभी अगर कार्ड मिल जाता है जैसे फीजी सूरीनामे को, तो उससे क्या फायदा मिलता है? भाई देखो, ओसीआई कार्ड जिस भी पर्सन के पास हो जाएगा, पहली बात तो वोट नहीं दे सकता। और उसको बस ऐसा नहीं कि सिटीजनशिप है उसके पास भारत की, हाँ बस ये है कि उसको वीजा नहीं लेना पड़ेगा इंडिया आने के लिए। ठीक है, उसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल गया। उसको पुलिस के साथ कोई आके जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा कि कोई इस कंट्री में रह रहा है। मल्टीपल एंट्री के लिए कभी भी वो आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। एनआरआई से अलग होते हैं ओसीआई कार्ड वाले, तो उनको बस हाँ ये वोटिंग का उनको नहीं मिलता, या फिर वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो सरकार ने भी बताया था कि होम मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट दी थी कि करीब 35 लाख से अधिक हमारे पास ओसीआई कार्ड्स हैं। और अब ये 4 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 40 लाख करीब हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा ओसीआई कार्ड अपन ने, जो इंडिया है, उसने किसको दे रखा है? वो है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनको दिया। तो ये सब क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग अपना डायस्पोरा, जो हमारा लिंक है, वो हम थोड़ा सा उस कंट्री के साथ बेटर कर सके। ठीक है, तो आपसे जो मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो देखो भाई, ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये चीज, बेनिफिट्स ऑफ द ओसीआई कार्ड। अगर आप अपने नोट्स कहीं पर भी बना रहे हो, आपने पॉलिटी के नोट्स बनाए हुए हैं, तो पॉलिटी में आपने जो पार्ट सेकंड करवाया है, पार्ट सेकंड है ना जो आपका, उसमें ओसीआई कार्ड का जो टॉपिक है ना, वो आप उसमें लिख लो इसको। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप नागरिकता वाला जो है ना, उसमें जाके इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख लो एक बार। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा और आपके पास ये नोट्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हाँ बाकी इट फैक्ट और फिगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स नहीं पूछे जाते, मतलब पूछे जाते हैं पर नॉट लाइक दिस, ऐसे वाले नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल इशू, अरे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया चाइना का आप रीजन जानते ही हैं। चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश में फिर से अपनी मर्जी से किसी भी जगह को नाम चेंज कर दिया। मतलब यार, इनकी तो घर की खेती चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो टेरिटोरियल टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है। मतलब कि क्या है ना, देखो ऐसे है, ये है अगर अपना जम्मू कश्मीर, तो उसमें से नीचे की तरफ है जम्मू, ऊपर की तरफ है कश्मीर, और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है पीओके, इसी के साथ में हिस्सा है सीओके, और ये है हमारा लद्दाख।
तो ये जो पूरा रीजन है ना ये वाला, इसे कहते हैं वहां पर अक्साई चिन। तो अक्साई चिन यहाँ पर, और ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम्स चल रही है। इंडिया ने वैसे तो देखो इस बात को रिजेक्ट कर दिया, भाई चाइना का यही है, वहां पे थे ना माओ जियोडोंग। माओ जियोडोंग की पॉलिसी ऐसी थी कि जबरदस्ती चीजों को करो, जबरदस्ती चीजों में लगे रहो, करते रहो। अल्टीमेटली आकर क्या लगेगा लोगों को कि भाई हाँ चलो इन्होंने हमारे से 30 जगह का नाम ले रहे थे, चलो अब इन्होंने 15 जगह को छोड़ दिया। ठीक है। तो बस वो ये कि एक ना एक ऐसी पॉलिसी ये करते हैं ना, हमेशा से करते आ रहे हैं। चाइना ने ये चीज करी है, इंडिया ने इसको सेंसलेस बोल दिया। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय, उनके जो प्रवक्ता है रणदीप जायसवाल, उन्होंने बोला कि मनगढ़ंत नाम बताने से इसकी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा, भाई वो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो वो चीज है। और वो क्या कहते हैं, वो चाइना वाले, कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो तिब्बत का ही एक हिस्सा है। वो तो ये बोलते हैं भाई कि हमारी है 5 फिंगर्स, और एक है हमारा पाम, मतलब पाम होता है ना हथेली। तो 5 फिंगर्स वो उसमें अरुणाचल प्रदेश को भी काउंट करते हैं। वो हमारे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान और सिक्किम, इनको 5 फिंगर्स कहते हैं, और पाम हथेली कहते हैं तिब्बत को। ठीक है। और ये इशू आज का नहीं है, जो मैकमोहन लाइन जो इनके बीच में है, दोनों कंट्रीज के बीच में, ये बहुत पुरानी है। इंडिया बॉर्डर, इंडिया और चाइना जो है करीब 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि अक्साई चिन में अरुणाचल में, और बीच में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के रीजन में लगता है। ठीक है। दोनों के बीच में एलओसी है, वो वाली एलएसी, है ना। तो उसके बाद से बहुत सारे डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, उसके बाद से डिस्प्यूट कम नहीं हुए, बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया ने भी इसके ऊपर काफी जवाब दिया है। इंडिया ने भी जो है इंडियन ओशन की रीजन के साथ मिल करके जो है वो अलग अलग बिम्स्टेक बना दिया जैसे, ठीक है, क्वाड बना लिया जैसे, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना पूरे रीजन में वो कम किया जा सके। और इसमें यूएसए भी अपना साथ देता है इसमें, क्योंकि यूएसए का भी एक तरीके से दुश्मन है वो। हमने बहुत कोशिश करी उनके साथ अपने मसले सुलझाओ, जैसे शिमला अग्रीमेंट 1914 में किया था। ठीक है। इसको तो चाइना मानता ही नहीं ना, इसको तो चाइना ये बोलता है कि ये तो तिब्बत के साथ हुआ था, और तिब्बत उस समय तो एक अलग देश था भाई। हम तो अभी तिब्बत हमारे में मिल गया, तो हम तिब्बत की बात कैसे मान ले। वो तो अलग ही मतलब क्या होगा, अलग ही नशों में जी रहा है चाइना तो। और ये क्या, पंचशील, पंचशील अग्रीमेंट 1954 में किया था। बहुत सारी बातें उसमें लिखी थी कि हम लोग एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता रखेंगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट की बात करेंगे, इक्वालिटी रखेंगे, बिकॉज पड़ोसी देश है। इवन इंडिया ने अपनी वीटो पावर भी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वीटो पावर भी चाइना को ट्रांसफर कर दी थी, जस्ट जस्ट बिकॉज के हमारे हमारे रिलेशंस अच्छे रहे। इवन हम लोग इनके साथ कोविड से पहले 2019 तक एक एक्सरसाइज भी करते थे, मिलिट्री एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड करके। पर वही है ना, अब इनके काम ही ऐसे, इनके कुकृत्यों की वजह से हमें छोड़ना पड़ जाएगा इनके साथ। हमने काफी सारे पीस करे, जैसे देखो 1954 वाला पंचशील अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट करा, उसके बाद ही इन्होंने 1962 में वॉर छेड़ दिया हमारे साथ। तो ये है लायक अग्रीमेंट करने के? आप खुद सोचो, ये अग्रीमेंट करने के लायक है? मतलब करे तो रेसिप्रोकेट तो करो उसको सामने से। अगर हमारे एफर्ट्स तुम्हारी तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं, इंटेंशनली खराब नहीं हो रहे हैं, तुम भी इंटेंशनली अच्छे रखो ना हमारी तरफ एफर्ट्स। ठीक है। तीसरा भी हमने किया 1993 में, ताकि एलओसी का बॉर्डर सॉल्व हो। पर ये मानेंगे उस चीज को, जिन्होंने, हमने डिसाइड करा कि भाई एलएसी में जहां तक लाइन है वहीं तक रहेंगे, ना तुम आगे आओगे ना हम आगे आएंगे। भाई फोर्सेस अब इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई आर्मी का तुम ये लेकर के आ रहे हो, कर रहे हो, भाई ये नहीं करेंगे। पर वही है ना, इन्होंने इतने क्लैशेस कर दिए, उसके बाद भी गालवान वैली पे कर दिया, चुम्बी वैली पे कर दिया, इतने क्लैशेस करने शुरू कर दिए कि कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लैशेस पे क्लैशेस करे जा रहे हैं, और एक एक हर बार एक एक किलोमीटर आगे आ जाते हैं, एक एक किलोमीटर आगे आ जाएंगे। आगे आते जाएंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग अपने आप को बचाने में लग जाएंगे। ये नहीं कि उनको पीछे धकेलें, हम पहले अपने आप को बचाएंगे। यही तो इनकी पॉलिसी, इसी पर तो चाइना हमेशा से खेलता आया है। तिब्बत को हथिया लिया, हांगकांग पे बोलता है, मकाऊ पे बोलता है, यही सब करता है। तो इंडिया को भी वही है। इंडिया भी आप अपना क्या कर रहा है, इंडिया ने भी अपनी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैं आपको नाम बता देती हूँ। इंडिया ने भी इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। और इसमें सारे विलेजेस को नहीं वाइब्रेंट बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ वो विलेजेस जो बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, उनको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़क, पुल, हवाई पट्टी, संचार नेटवर्क, सीमा की सब कुछ देखा जाएगा, ताकि एक अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पास कुछ तो वहां पे कनेक्टिविटी और कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उनसे मुकाबला करने के लिए।
और साथ ही साथ भारत भी उन देशों के साथ अपने अलायंसेस को अच्छे कर रहा है, लाइक माइंडेड होते हैं जो हमारी तरह सोच रखते हैं, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है, ताकि कल को कोई सब समस्या होती है तो हमारे साथ देने के लिए भी लोग हों। ठीक है, समझ गए भाई? तो ये है पूरा मसला। आई होप आपको ये समझ में तो आ गया होगा और वॉइस भी समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को भी देख लेते हैं। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन रिलीज करता है? हमारी आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में बनती है। हेडक्वार्टर जिसके अभी मुंबई है, जो कि यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर पूरा काम देखती है। इसने अभी क्या किया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स में जो होते हैं ना, ब्याज की जो दरें होती हैं, उसमें कोई भी सीआरआर, एसएलआर, है ना, इसमें कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं लाया है। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला कि अभी जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो 4% का है। वो बात अलग है कि 6-7% पहुंच चुकी है। ठीक है, उन्होंने इन्फ्लेशन की जो प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर काफी सारी बात करी है। उन्होंने बताया कि जो अलग अलग इंडेक्स के थ्रू निकाली गई है उसमें ये चल रही है। ठीक है, इन्होंने कोर इन्फ्लेशन के ऊपर बताया। कोर इन्फ्लेशन होती है मुख्य मुद्रास्फीति। मुख्य मुद्रास्फीति वो मुद्रास्फीति होती है जिसमें फूड और फ्यूल को हटा के आप पूरा मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को चेक करते हो। फूड और फ्यूल को हटा के, अगर आप फूड और फ्यूल को भी मिला दोगे तो उसका नाम होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो उस पर उन्होंने बताया। सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर इस चीज के ऊपर देखता है। सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई जो है, जिसके अभी गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आरबीआई के गवर्नर इसके ऊपर बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगते हुए कह रहे हैं कि भाई आज के आने वाले वित्तीय वर्ष में जो गति होगी वो बढ़िया रहेगी, चाहे हम किसी भी तरीके का चेंज लेके आए। उन्होंने बोला कि भाई जबकि सेवा क्षेत्र में जो है तेजी बनने की उम्मीद है, ऐसी मतलब कह रहे हैं कि भाई आज अभी जो हम डिमांड देख रहे हैं उस हिसाब से हमारी आगे, जब भी वित्तीय वर्ष तो शुरू हो ही चुका है अप्रैल का, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो 7% से ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो डिसीजंस थे ना, ये एक सहमत थे नहीं। इसमें एक मेंबर थे इनके जिनका नाम है जयंत वर्मा, वो इस बात पे अग्री नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमें या तो रेपो रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का ये चीज है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इस तरीके से ही स्टार्ट करती है कि हमें इन्फ्लेशन को टारगेट में रखते हुए ब्याज की दरों को घटाना बढ़ाना है। ठीक है, अब आरबीआई कह रहा है कि भाई हम लोगों को जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 4% तक रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, 4% तक रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो इस तरीके से है, लेकिन वही है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाना, चाहे आप कितना भी कह लो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ना। कैपिटल फ्लो तो उस हिसाब से चल रहा है, सप्लाई डिमांड वो तो अलग तरीके से चल रही है, और वो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज ही होने वाली है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हमको इकोनॉमी के हर साइड को देखना पड़ता है, केवल एक ही साइड नहीं। इकोनॉमी के हर साइड को देखते हुए इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। और पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इनकम है, चीजें बहुत सारी बढ़ रही हैं, तो इसको इसी इसी में ही ये पूरा डेटा उलझा हुआ है। वही मैं आप फोर्थ टॉपिक भी इसी के साथ समझाऊंगी, बिकॉज दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन तो ले लिया, इसको चेंज नहीं करा। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आईटी वगैरह को इंक्लूड करेंगे, अब हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यूपीआई को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाना है बैंक में, तो आप यूपीआई के तहत भी कर सकते हो, बिकॉज यूपीआई बहुत फेमस हो चुका है ना। तो आप अभी अभी कैश डिपॉजिट कराना चाहते हो, अभी आप सिर्फ डेबिट कार्ड के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, नकदी जमा कराने की सुविधा अभी केवल डेबिट कार्ड के जरिए ही उपलब्ध होती है, आपको डेबिट कार्ड लेना पड़ता है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि यूपीआई भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ेंगी। कैश डिपॉजिट मशीन्स में अभी जो बैंक्स के पास है, उसमें अभी थोड़ा सा और रिडक्शन होके यूपीआई जैसी फैसिलिटी आएगी। दिक्कत आएगी, इसके अंदर प्रॉब्लम भी आएगी, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दो बार जो होगा उसमें पूरा स्ट्रक्चर खराब होगा, बिगड़ेगा, पर फिर धीरे धीरे सुधरना भी शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, यूपीआई की एप्लीकेशंस के थ्रू आपका अपना ये अकाउंट जो है वो आप लिंक करेंगे, उसके तहत आप ये पेमेंट जो है वो बैंक में आप पैसा जमा करवा सकते हो यूपीआई के थ्रू। ठीक है, अभी अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा ये। और एक तो ये चीज कर रही है आरबीआई, पहला यूपीआई को जोड़ना। ठीक है, दूसरा ये हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसमें कोई चेंज नहीं ला रही। तीसरा, वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेके आ रहे हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया और ये बहुत फेमस भी है। ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे जो एनवायरनमेंट के अनुकूल होते हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट पार्टिसिपेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है।
फिर मोबाइल ऐप भी लेके आ रहे ताकि आप डायरेक्टली आरबीआई की सारी चीजों को कर सको, बाय और सेल कर सको इन्वेस्टर्स के लिए। आरबीआई की तो मोबाइल ऐप है, लेकिन वो है ना कि इन्वेस्टर्स के साथ अपना अगर आपने लिंक करना है, इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें देखनी है उसके लिए। उसके बाद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लेकर के आ रही हैं, जिसमें कैश, मतलब बेसिकली इसमें क्या होगा कि जितने भी नॉन बैंकिंग पेमेंट्स होंगी, नॉन बैंकिंग पेमेंट्स जितनी भी होंगी उसको एक तरीके से डिजिटल करेंसी मान लिया जाए। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस जो बैंक होते हैं उनके लिए भी रुपए परमिसेबल कर दिया जाएगा। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो जिसे हम कहते हैं, तरलता कवरेज अनुपात, एलसीआर, उसको भी रिव्यू किया जाएगा आगे आने वाले 30 दिन तक, इसके ऊपर देखा जाएगा। तो अगले हफ्ते, अगले महीने इसकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है। तो ये सब चेंजेस अभी आरबीआई कर रहा है। आपको इसके बारे में, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पॉलिसीज को चेंज करने का, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, आरबीआई उसको कैसे मैनेज करता है और उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि देखो, इकोनॉमिक्स में से मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीआरआर एसएलआर पे तो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सीआरआर एसएलआर तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो तो आपको पढ़ना ही है। बाकी इसके अंदर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे पढ़ने, इसको आप बस इसको देख लीजिएगा। बाकी आरबीआई का अगर आपने कभी भी वो कंप्लीट करा है, जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, तो आपको इसका आइडिया होगा कि आपने इसमें ये भी कवर अप करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको ये तो एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। उसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है। उसको आप नहीं एग्जैक्टली पढ़ के जाओगे बेसिकली। ठीक है। फिर आता है इरोजन के ऊपर। अभी सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मतलब कि जो क्या होता है ना कि मृदा जो ऊपर वाली होती है वो पूरी खराब होती जाती है और वो पानी के बहाव में अपरदा हो जाती है। ठीक है। अभी इसको पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी सॉइल इरोजन के ऊपर एक मैप तैयार किया, वरना कभी आज तक मैपिंग नहीं हुई है सॉइल इरोजन में। पहली बार देश भर में मृदा अपरदन को एक मैप के रूप में तैयार किया गया कि 30% जो है इंडिया का लैंड मास, वहां पे सॉइल इरोजन होता है, भूमि अपरदन होता है, जबकि 3% को विनाशकारी अपरदन सामना करना पड़ जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, फ्लड इतना जबरदस्त आ जाता है, जैसे कि अभी फ्लड असम में आया। तो सबसे ज्यादा सॉइल का जो इरोजन देखा गया है वो असम में ही देखा गया है, जहां पर मृदा अपरदन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र वैली है। ठीक है। 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, काफी सारा जो है उसमें जो है अचानक से ही जो है मिट्टी नष्ट हो जाती है। ठीक है। होता क्या है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी जो लेयर होती है ना ऊपर की सॉइल की, जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, ऊपरी परत, वो वहां पर सबसे बढ़िया खेती होती है, वो सबसे बड़ी उपजाऊ होती है। वो अपर्दा हो जाती है, वो बिल्कुल ही बह के चली जाती है। जिससे क्या होता है कि आप अगर आप किसी जमीन पे कुछ खेती करना चाहते हो, तो वो उस हिसाब से नहीं हो पाती जैसे पहले हुआ करती। ठीक है। तो एफएओ ने भी बोला है, देखो अगर इस तरीके की टॉप सॉइल आपको चाहिए तो 1000 से ज्यादा साल लग जाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर की टॉप सॉइल आने में, जिसमें 6 सेंटीमीटर की डेप्थ हो। तो ये काफी बड़ी एक समस्या है कृषि के मामले में। ठीक है। आपको भी पता है कि बहुत सारी सॉइल्स की क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है। तो उसमें ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो रही है। उड़ीसा भी हो रहा है, पर ब्रह्मपुत्र वैली सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों का बहुत ज्यादा एक तरीके से संगम है। नॉर्थ ईस्ट में काफी सारी नदियां बहती है। गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए कुछ स्टेप लिए हैं? तो बिल्कुल लिए। इस गवर्नमेंट ने ये बोला कि उस यूरिया में नीम की कोटिंग कर दो। ठीक है। ताकि वो इजीली रहे, यूरिया वहां से निकले नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ताकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आओ। सॉइल हेल्थ कार्ड से बड़ा फायदा हुआ है। सॉइल से, सॉइल की एक तरीके से जो हमारे जितने भी होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो वहां जाके सॉइल की हेल्थ को चेक करना, वो पूरा जान पाते हैं और वो पूरा एग्जैक्टली ना ग्राउंड लेवल पे चीजों को देख पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट निकाला है सॉइल को भी चेक करने का जो कार्ड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम में तो होती है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, कोई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता। लक्षद्वीप में भी होती है, बट बाकी भारत में अभी देशों, बाकी भारत के राज्यों में अभी नहीं आई। ठीक है। तो ये है, गवर्नमेंट ने अभी तक सॉइल के लिए ये स्टेप्स लिए हैं। आप उसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हो जहां भी आप अपनी स्कीम्स लिख रहे हो। ठीक है। बाकी वही है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए। सबसे पहले तो जो हम इतना ज्यादा केमिकल्स पे रिलाई करते हैं, केमिकल्स का ही
उपयोग करते हैं उसको तो पहले बंद करो। ऑब्वियसली इसको बंद करेंगे तभी कोई चीज हमें आगे सॉल्यूशन में नजर आ सकती है। तो पहले तो उसका यूजेज जो है पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, और दूसरा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस, ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वहां पे हम देखना हमें आसान पड़ जाए। ठीक है भाई, ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉइल के ऊपर। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अब आता है किकाडा। किकाडा क्या है, अगर आपने नाम सुना हो तो थोड़ा आइडिया होगा कि वो एक इंसेक्ट की स्पीशीज होती है। ठीक है, जिनकी अपनी खुद की एक जीवन चक्र होता है। ठीक है, किकाडास, किकाडास जो है ये एक इंसेक्ट्स होते हैं। और ये जो है ये एक तरीके से पनपते हैं हमारी अर्थ में काफी काफी सालों बाद। तो उसे कहते हैं किकाडास, ये इंसेक्ट की एक स्पीशीज है। ठीक है, एक तरीके से मैं ये तो कैसे दिखते हैं मैं आपको बताऊं, थोड़ा कॉकरोच टाइप दिखते हैं। लॉकस्ट नहीं है वो वाले वो जो होते हैं ना तितर, वैसे नहीं है ये। और ये वेजिटेशन भी नहीं खाते हैं, ये पानी लेते हैं भाई सिर्फ सॉइल से रूट से पानी लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से लाउड बहुत होते हैं। मैं एक इनके कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, बड़ी ज्यादा आवाज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किकाडास होते हैं, सुपर फैमिली कहते हैं उनको, बग्स होते हैं ना कीड़े, उस तरीके के कीड़े होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी काफी न्यूज में चल रहा था किकाडास, नए नए किकाडास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादातर ये अंडरग्राउंड रहते हैं और सॉइल में ही ये रहते हैं। और ये बाहर से बाहर बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो ये 2 से 4 हफ्ते के लिए बाहर आते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। घने जंगलों में रहना पसंद है। ये अंटार्कटिका के अलावा हर जगह पे मिलते हैं, इंडिया और बांग्लादेश में भी अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश टॉप करता है इसके अंदर, बाकी थोड़ा बहुत ही चाइना में भी मिलते हैं। ठीक है, और ये हर 17 सालों में, हर 13 सालों में हमें कुछ ना कुछ इनकी स्पीशीज, नई स्पीशीज देखने को मिलती है। इन्हें कहते हैं किकार्डास। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई कि मैं किकार्डास के बारे में क्या बताना चाह रही हूँ, है कौन। अब इसमें मैं बताती हूँ थोड़ा सा और, अब आप सुनते जाओ, आप इसको पढ़ भी सकते हो, पर मैं आपको जो समझा रही हूँ आपको वो बेसिकली याद रखना है। ठीक है, याद देख सकते हो पूरा कि कार्डास के बारे में मैंने आपको जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है। क्या होता है कि कार्डास जो होते हैं ना, ये अगर धरती से बाहर आए तो पूरे एक साथ ही आएंगे, ये नहीं कि एक दो आ रहे। ठीक है, आएंगे एक साथ। और जब ये बाहर आते हैं, खाते कम है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा आवाज करते हैं ये, इतनी ज्यादा तेज आवाज होती है इनकी। ठीक है, इतनी ज्यादा तेज आवाज है। एक तरीके से ना मेल की कार्डास होते हैं, और ये फीमेल की कार्डास को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कोरस में आवाजें निकालते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम टाइम नहीं जीते हैं ये। ओके, अब मतलब ये इतने टाइम बाद देखने को मिलता है कि अगर मान लो आज किसी व्यक्ति ने इसको देखा है ना, तो दोबारा कभी नहीं देख पाएगा इनको। अब वो नई जनरेशन आएगी तभी वो देख सकता है, ऐसे है इनका टाइम पीरियड, इतना तो गैप में आते हैं ये बाहर। तो इनका इमरजेंस जो है वो मई जून के टाइम में देखने को मिलता है, जब थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, ये आप पढ़ो यहाँ पर, ये वाला सेकंड में थर्ड पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। और जैसे ही ये बाहर आएंगे इतना क्योटिक कर देते हैं, इनको बस साथी चाहिए, इनको कोई चाहिए, और इनको मतलब एक तरीके से दे वांट्स टू रिप्रोड्यूस, मेटिंग करनी है इनको यहाँ पर। ठीक है, आप पढ़ो, मरने से पहले इन कीटों के लिए एक साथी ढूंढना और अंडे देने में लगने वाले कुछ हफ्ते का समय इनका इतना अस्त व्यस्त रहता है। उसके बाद फिर आप इनको एक साथ देख सकते हो ग्राउंड पे, इतना ज्यादा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें देखी गई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको ये सारी बात। और उसके बाद जो है कई जगह पर सिकाडास की डेथ के बाद उनकी जो बॉडीज है वो ट्री ट्री और फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो नेचुरल रहते हैं, तो ये इनका ट्रीज को भी काफी बढ़िया तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन दे पाते हैं। तो इसे कहते हैं किकाडास। क्लियर हुआ भाई, किकाडा क्या होते हैं? चलो, अगला आता है कॉमेट के ऊपर क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ ड्रैगन्स। मदर ऑफ ड्रैगन एक मूवी भी है ना, आपने सुनी होगी अगर तो वो एक मूवी भी है। अब हम देखते हैं मदर ऑफ ड्रैगन कॉमेट। दिखता है भाई रात को, इसका कॉमेट का नाम क्या है, 12P पॉन्ड्रोक्स। ठीक है, ये रात को दिखता है नॉर्दर्न एरिया में। ठीक है, मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स कहा जाता है। ये ग्रीन कलर का कॉमेट, टूटा हुआ तारा, धूमकेतु टाइप दिखता है। ठीक है, तो ये है उसके बारे में, आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें सही लिखी हुई हैं। इनके अंदर कार्बन्स भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, हेली टाइप कॉर्मेट होता है। जुपिटर की फैमिली से बिलोंग करने वाला ये दिखता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जुपिटर के ही गुरुत्वाकर्षण से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स, सबसे बड़ा कॉमेट।
ऐसे ही अब हमारा एक जो है डे सेलिब्रेट किया गया था जिसका नाम है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। रेड लेटर डे कहा जाता है, और हमारी जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, 10 अप्रैल 2024 को इसका जो है आप सब पढ़ सकते हो, थीम वगैरह ठीक लिखा हुआ है। होम्यो परिवार, वन फैमिली वन अर्थ। ठीक है, एक स्वास्थ्य एक परिवार। 10 अप्रैल को जिन्होंने होम्योपैथी बनाई थी, डॉक्टर हैनिए मैन, उनके लिए बनाया जाता है। होम्योपैथी क्या होता है कि भाई अपनी बॉडी खुद ही हील कर देगी, टाइम दो उसको। होता है ना भाई, होम्योपैथी की जो पूरी एक होती है इस तरीके से। हैनिए हीन जो है 10 अप्रैल को जन्म थी हुआ था उनका, इसलिए ये किया जाता है इस तरीके से। लेकिन हाँ, इंडिया में होम्योपैथी लेके आए थे बाबू राजेंद्र लाल दत्ता। ठीक है, तो वर्ल्ड में लेके आए थे डॉक्टर हैनी में। इसलिए आपको ये दोनों चीजें ही याद करनी पड़ेंगी, कौन कहाँ लेके आया था। क्लियर हुआ भाई? दोनों फैक्चर इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई सबको? चलो भाई, यहाँ तक क्लियर करना पढ़ना। बाकी आप सभी लोगों से जल्द ही मुलाकात की जाएगी अगली वीडियो में, और चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।